हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूं गौरव और आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू रीडिंग में। हम लोग सीएफए लेवल 1 में अभी पढ़ रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में आज एक नई रीडिंग पढ़ने का टाइम आ गया जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। एज ऑलवेज हम लोग इनिशियल फ्यू पार्ट्स यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, कुछ पार्ट्स आप यहाँ देख पाओगे, बाकी पार्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, जहां से यू विल गेट टू नो हाउ टू वॉच मोर पार्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर अवर एनरोल्ड स्टूडेंट्स वी आर गोइंग फॉरवर्ड, हमेशा की तरह आपको बोला हुआ है प्लीज प्रिंट दिस मटेरियल। आपको पीडीएफ्स मिले हैं और पीडीएफ को प्रिंट करके रखने से आपके हाथ में एडवांटेज ही एडवांटेज है। अगेन आई विल टीच दिस एंटायर रीडिंग इनटू न्यूमरस पार्ट्स। हम लोग पहले पार्ट की जो शुरुआत करें जिसमें हम लोग लर्निंग आउटकम ए को कवर करेंगे, उसको ध्यान से सुनिए प्लीज। लर्निंग आउटकम एक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो हम लोग ओवरव्यू ऑफ बिजनेस साइकिल से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ बिजनेस साइकिल में फर्स्ट पॉइंट आपको बेसिकली ये कह रहा है दैट बिजनेस साइकिल जो इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये सिर्फ बिजनेस एंटरप्राइजेस पे वर्क करती है या फिर ऐसी इकोनॉमीज में वर्क करती है जहां पे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं। ऐसी सोसाइटीज या ऐसी इकोनॉमीज जहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज है, वहां पे आपको बिजनेस साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिजनेस साइकिल क्या है। तो सर बिजनेस साइकिल कुछ नहीं, हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि एक देश में कभी तेजी आती है और कभी मंदी आती है। ये तेजी और मंदी किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं, बट एज अ होल इकोनॉमी के लिए हम लोग देखते हैं। अगर इकोनॉमी में जीडीपी की रफ्तार बढ़ते ही जा रही है तो उसे हम तेजी कहते हैं। जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार अगर गिरते जा रही है तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या फिर में मंदी कहते हैं। इसी तेजी और मंदी के पूरे साइकिल को हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी नेचुरल फिनोमिनन। हर एक कंट्री में कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, और हर मंदी के बाद वापस एक तेजी आती है। ये सिलसिला चलते रहता है और इसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, बिजनेस साइकिल इज बेसिकली द इकोनॉमिक फेनोमेनन जिसके वजह से किसी भी कंट्री में या तो तेजी आएगी या तो मंदी आएगी, और लाइन से आएगी। हर तेजी के बाद मंदी, हर मंदी के बाद वापस तेजी, ये चलते ही जाएगा, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। नाउ इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहां पे हम लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि बिजनेस साइकिल इज सीन फॉर दोज इकोनॉमीज जहां पे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, और हम लोग क्यों इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज को और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज को बाहर कर रहे हैं। वेल, इसका सीधा सीधा कारण यह है कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें तेजी मंदी वाला हिसाब किताब कुछ खास नहीं रहता, बिकॉज इट इज नॉट ड्रिवन बाय डिमांड, इट इज बेसिकली ड्रिवन बाय सप्लाई। जिसके कारण एग्रीकल्चर बेस्ड अगर आपकी इकोनॉमी है तो वहां पे आपको बिजनेस साइकिल के इंपैक्ट देखने को कम मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड है, इसका मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है आपकी इकोनॉमी में, तो उस केस में भी यू विल सी दैट देयर इज नो सच बिजनेस साइकिल हैपनिंग। आपके यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड अगर वर्किंग होगी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमी को मैनिपुलेट करेगी, और बिजनेस साइकिल्स विल नेवर बी सीन सो इजीली। इसलिए क्लियर कट फर्स्ट पॉइंट में ये बोल दिया गया है कि अगर आपकी इकोनॉमीज में मेनली बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं तो आपको बिजनेस साइकिल देखने को मिलेगा, यानी कि तेजी और मंदी आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ दो केसेस में आपको नहीं मिलेगी। नंबर वन, इफ योर इकोनॉमी इज बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और योर इकोनॉमी इज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आई होप आपको बिजनेस साइकिल का आइडिया अभी तक क्लियर हो गया, और फर्स्ट पॉइंट जो मैंने समझाया कि कहां ये वर्क करता और कहां नहीं करता, वो क्लियर हुआ। आइए सेकंड बात में बैठते हैं। सेकंड बात यहाँ पे ये है कि एक बिजनेस साइकिल में कई फेजेस होते हैं। हम फेजेस की बात करेंगे थोड़ी देर में, बट एज ऑफ नाउ इतना समझना बहुत जरूरी है कि एक बिजनेस साइकिल में तेजी मंदी ये तो आएगी ही आएगी। ये तेजी कितने दिन आएगी, ये मंदी कितने दिन आएगी, कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये बताया जा सकता है कि हर तेजी के बाद मंदी आएगा और हर मंदी के बाद तेजी आएगा। दैट मीन्स टू से दैट बिजनेस साइकिल विल रिकर और रीऑकर, ठीक है, दैट इज अ बेटर वर्ड, इट विल रीऑकर। इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुई तो दूसरी साइकिल शुरू अवश्य होगी, बट उसकी ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कोई नहीं जानता। इनफैक्ट एक साइकिल की छोड़िए, एक फेज की इंटेंसिटी या ड्यूरेशन भी क्या होगी कोई नहीं जानता। एक साइकिल कितने साल चलेगी, या फिर में एक मंदी कितने साल चलेगी, या एक तेजी कितने साल चलेगी, कोई नहीं जानता। बस हम जानते हैं तो एक बात कि हर तेजी के बाद आएगी एक मंदी, और हर मंदी के बाद आएगी एक तेजी, और ये सिलसिला चलते जाएगा। इसी पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो सेकंड पॉइंट हमको ये बोल रहा है कि सर साइकिल ये है क्या। ये साइकिल बेसिकली और कुछ नहीं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फेजेस। आपके हाथ में पेन या हाइलाइटर कुछ भी है तो प्लीज पेन से मार्किंग कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए।
मैं सीक्वेंस ऑफ फेजेस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। इसका मतलब एक साइकिल में टोटल 4 फेजेस होने वाले हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे। एज ऑफ नाउ आपको बस इतना समझना है कि हाँ, एक साइकिल कंप्लीशन में आपको सीक्वेंस ऑफ फेजेस देखने को मिलेंगे। एक फेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा। क्लियर है? इसी फेजेस को हम लोग कभी कभी बोलते हैं एक्सपेंशन यानी कि तेजी, या फिर में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मंदी। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट इज अबाउट द फेजेस। तो फेजेस में ये बात लिखी हुई है कि ये फेजेस जो होंगे ये पूरी की पूरी कंट्री पे लागू होते हैं। इट विल बी रनिंग इन द सेम टाइम थ्रू आउट द कंट्री। कोई पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर फर्म के लिए नहीं होगा। मैंने आपको ये बात पहले भी क्लियर की थी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस साइकिल या फिर तेजी या मंदी की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर फर्म के लिए बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पूरी इकोनॉमी की। जैसे इंडिया पे अगर आप एग्जांपल लें, तो इंडिया जब अपनी ग्रोथ स्टोरी देख रहा था तो सब बोल रहे थे इंडिया में तेजी चल रही है। और अगर आप 2019, 20, 21 ये वाले ईयर्स में रहे हैं, तो इन सब सालों में इंडिया में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को जरूर मिल रहा है। इस स्लो डाउन को हम लोग कह सकते हैं एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन, और जब तेजी रही तब उसे हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन। जब हम बात करते हैं एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन की, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, हम बात नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की या किसी पर्टिकुलर फर्म की। हम यहां बात कर रहे हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल। फोर्थ पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें। यहां पे लिखा है साइकिल्स आर रिकरेंट। इसका मतलब एक साइकिल बीतेगी तो दूसरी अवश्य होगी। वन साइकिल विल एंड, द अदर विल स्टार्ट, बट इट इज नॉट पीरियोडिक। इसका मतलब एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल आएगी, पर क्या इनका पीरियड सेम होगा? क्या भैया 2-2 साल, 4-4 साल में बार बार आएगी? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। होगा जरूर, एक खत्म दूसरी शुरू जरूर होगी, पर एक खत्म कब होगी और दूसरी शुरू कब होगी कोई नहीं जानता। इसलिए क्लियरली मैंने ब्रैकेट्स में भी ये बात लिखी है दैट दे विल हैपन अगेन एंड अगेन ओवर टाइम, बट दे विल नॉट हैव टू बी ऑफ द सेम इंटेंसिटी और ऑफ द सेम ड्यूरेशन। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। फोर्थ पॉइंट में वही बात लिखी हुई आई है, तो नोट करें उस बात को। एंड लास्ट है साइकिल्स की लेंथ। मैं अगेन फिर बताना चाहता हूं, साइकिल्स कितने साल टिकेंगी कोई नहीं जानता। ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है दैट साइकिल्स मे लास्ट बिटवीन 1 to 12 ईयर्स। तो बड़ी छोटी किसी भी तरह की ये साइकिल हो सकती है, इस बात पे आपका ध्यान जाना चाहिए। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू ऑफ बिजनेस साइकिल पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, यानी कि एक बार फिर से आपका कंसंट्रेशन डिमांड कर रहा हूं। टोटल 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा दैट बिजनेस साइकिल जो होती है वो ऐसी इकोनॉमीज में देखने को मिलती है जहां पे बिजनेस एंटरप्राइजेस का बोलबाला है। अगर आपकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर में आपकी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो बिजनेस साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 2, एक बिजनेस साइकिल में सीक्वेंस ऑफ फेजेस होते हैं। यहाँ पे टोटल 4 फेजेस हैं। एक फेज के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद वापस पहला फेज ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। लेकिन इन फेजेस की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन आप नहीं जानते। तीसरी बात यहां पे ये लिखी हुई थी पॉइंट में कि जो भी होगा वो पूरी इकोनॉमी में होगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके इकोनॉमी में हो तो रही है मंदी, लेकिन कोई पर्टिकुलर सेक्टर में बवाल बूम आया हुआ है। इसका मतलब आपका ओवरऑल इंडिया का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो रॉकिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। दैट इज एंटायरली पॉसिबल, क्योंकि हम बिजनेस साइकिल में किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर फर्म को कवर नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, हेंस इट इज ऑब्वियसली पॉसिबल। तो आप जो भी देखोगे वो कंट्री वाइड देखोगे, यू वोंट लुक इनटू अ पर्टिकुलर सेक्टर और अ फर्म। ये क्लियर होना चाहिए। चौथे पॉइंट में ये बात बोली कि जो भी साइकिल्स है ये रिकरेंट होती है। इसका मतलब एक खत्म तो दूसरी शुरू जरूर होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी या फिर उसकी ड्यूरेशन क्या होगी कोई नहीं जानता, और सेम तो कतई नहीं होगी। और पांचवा पॉइंट है कि यहां पे साइकिल्स की लेंथ कुछ भी हो सकती है, बिटवीन 1 to 12 ईयर्स। आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई। समझ में आने पे नेक्स्ट फेज में आते हैं, जिसमें हम लोग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टोटल 4 तरह के फेजेस हैं। आप देख ही पा रहे हो, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ। ये 4 तरह के अपने फेजेस हैं। और एक्सपेंशन का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। तेजी कहते हैं एक्सपेंशन को, क्या कहते हैं? तेजी। वहीं पे एक्सपेंशन जहां खत्म होता है, यानी कि जितनी तेजी देखनी थी देख ली, अब यहां से मंदीवाड़ा शुरू होने वाला है, उस फेज को हम बोलते हैं पीक।
पीक के बाद में आता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वापस सुस्ती या फिर में धीमापन ओवरऑल इकोनॉमी में। और लास्ट में आता है ट्रफ। ट्रफ मैं कह सकता हूं सबसे गंदे दिन है, जब आपने एकदम घनघोर रिसेशन देख लिया, तो उसके बाद में जो वापस सनशाइन वाला पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे ट्रफ। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। यहां पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यू विल गेट टू नो क्या हो रहा है। आप देखिए सबसे पहले बुम, आपको एक सीजन दिख रहा है, वो बुम जो है वो एक्चुअली एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का ही दूसरा नाम है। देन वी हैव पीक। पीक इज द मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस साइकिल, जहां पे आपका एक्सपेंशन खत्म हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। कॉन्ट्रैक्शन का ही दूसरा नाम है रिसेशन। रिसेशन जहां खत्म होता है वो है ट्रफ। उसके बाद अगेन बूम, पीक, रिसेशन, ट्रफ। आप देख सकते हैं तो इसी डायग्राम में 3 साइकिल्स आपको देखने को मिल रही हैं, 3 कंप्लीट साइकिल्स। एंड इन साइकिल्स में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये साइकिल्स एक ट्रेंड भी प्लॉट करती है साथ साथ में। दीज आर नॉट हॉरिजॉन्टल इन नेचर। अगर आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये हॉरिजॉन्टल नेचर के नहीं है। इनफैक्ट इफ यू सी, हर एक साइकिल दूसरी साइकिल से थोड़ी सी ऊंची है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी कंट्री को आप ले लो, उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि ओवरऑल 1%, 2%, 3%, चाहे जो भी परसेंट से ग्रो करे, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ग्रोइंग ओवर द लॉन्ग टर्म। एंड इसीलिए अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्लॉट करेंगे, इट वोंट बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। और इसीलिए आपको वो ट्रेंड जो है वो नजर आ रही है एज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। चलिए ये क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं वापस अपने पॉइंट्स में और आते हैं वापस एक्सपेंशन में। तो एक्सपेंशन में क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंशन वो फेज है जब आपका रियल जीडीपी बढ़ रहा है। एकदम सही बात है, ये वो टाइम है जब आपकी इकोनॉमी में सबकी कमाई बढ़ रही है, ओवरऑल जो डिमांड भी है वो भी काफी हाई है, प्रोडक्शन भी अच्छी लेवल पे हो रही है, जिसके कारण बिजनेसेस को फायदा हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं एक्सपेंशन का फेज या फिर तेजी का फेज। यहाँ पे आपकी रियल जीडीपी बढ़ती है। पीक क्या है? पीक एक ऐसी पोजीशन है जहां पे रियल जीडीपी बढ़ना चालू है लेकिन उसकी रेट बहुत कम हो जाएगी। मतलब मैं अगर बोलूं एक्सपेंशन में आपकी इकोनॉमी 8 या 9% से ग्रो करेगी, तो पीक तक जाते जाते ये ग्रोथ 3-4% तक आकर के सेटल हो जाएगी। एंड देन यू हैव योर कॉन्ट्रैक्शन फेज, यानी कि रिसेशन का फेज। यहां पे आपकी रियल जीडीपी डिक्रीज करना शुरू करेगी, यानी कि आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट यहां पे नेगेटिव हो जाएगी। आप लोग अगर इंडिया से ताल्लुकात रखते हो, अगर इंडियंस हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कई सालों से नेगेटिव नहीं हुई है। तो कभी किसी को ये मत बोलिएगा दैट वी हैव मूव्ड इनटू रिसेशन। नहीं, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो सकती है, जैसे हम इकोनॉमिक स्लो डाउन बोल सकते हैं। रिसेशन का मतलब होता है दैट जीडीपी शुड एक्चुअली टर्न अप नेगेटिव, जो कि इंडिया ने कई सालों में अभी तो नहीं देखा। तो ऐसे में डोंट एवर टेल एनीबॉडी दैट इंडिया इज इनटू अ कॉन्ट्रैक्शन फेज और अ रिसेशन फेज। हाँ, आप स्लो डाउन का वर्ड या टेक्निकल वर्ड जरूर यूज कर सकते हो। सो द थर्ड इज ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे आपकी रियल जीडीपी गिर रही है। एंड ट्रफ इज दोज बैड डेज, और आई वुड से द एंड ऑफ बैड डेज, जहां पे आपकी रियल जीडीपी गिरना बंद हो गई और अब धीरे धीरे यहां से बढ़ना शुरू होगी और एक नई तेजी की शुरुआत इसके बाद से होगी। सो दीज वर 4 phases, आई बिलीव आपको अब तक समझ में आ गया होगा। पहला फेज था एक्सपेंशन, जहां पे तेजी हो रही है, रियल जीडीपी बढ़ रही है। दूसरा था पीक, जहां पे बढ़ तो रही है शायद, लेकिन बढ़ रही है बहुत ही स्लो रेट से और एक गिरावट के लिए रेडी है इकोनॉमी। उसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिसेशन, जहां पे आपकी रियल जीडीपी एक्चुअल में गिर रही है। एंड देन यू हैव द लास्ट पॉइंट, जहां पे ट्रफ है, यानी कि द स्टार्ट ऑफ गुड डेज और द एंड ऑफ बैड डेज, जहां पे आपकी रियल जीडीपी गिरना बंद हो गई और धीरे धीरे वापस वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। So these were the phases of business cycle. Next we jump into the characteristics of each phase. तो सर मैं आपको बता दूं characteristics के नाम पे ये वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है या ये वाला जो रो दिख रहा है, ये बस ऐसी एक इंट्रोडक्शन है कि हम आगे किन किन चीजों पे बात करने वाले हैं। तो सर हम आगे इस पूरे चैप्टर में जिन जिन चीजों पे बात करेंगे वो होंगे हर फेज के अंदर क्या क्या इकोनॉमी में चल रहा है उसके ऊपर में डिटेल्ड डिस्कशन। यानी कि जब एक्सपेंशन होगा तो बताओ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, या फिर जब एक्सपेंशन होगा तो बताओ नेशनल इनकम का क्या होगा, या फिर एक्सपेंशन होगा तो फिर पर कैपिटा इनकम का क्या होगा। इस तरह के कुछ सिंपल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हमको डिस्कस करते जाना है हर एक फेज में, एंड दिस इज अ प्रिटी सीरियस टॉपिक। मैं आपको बता दूं इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से दिस चैप्टर इज गोइंग टू बिकम अ लिटिल टफर।
ये समझ में तो आ जाएगा आराम से आपको चैप्टर, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने में एक बार के होश जरूर उड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की दरकार नहीं है, बस मेहनत करते जाइए, वीडियो अच्छे से देखिए, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। Let's get into important observations now. These are actually very important. इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, उसको हम लोग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं वो लिखा है यहाँ पे। पहले पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आपकी रियल जीडीपी की ग्रोथ पॉजिटिव हो लगातार 2 क्वार्टर्स तक, तब हम बोलते हैं हमारा एक्सपेंशन चालू हो गया है। समझिए, 1 क्वार्टर नहीं, कितने क्वार्टर्स? 2 क्वार्टर्स। यानी कि अगर आपके लगातार 2 क्वार्टर्स में रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहेगी तो हम बोलेंगे हमारा एक्सपेंशन शुरू हो गया है। वहीं पे अगर हमारे कॉन्सिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स तक रियल जीडीपी गिरते जाएगी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दैट वी हैव मूव्ड इनटू कॉन्ट्रैक्शन। यू कैन डेफिनेटली मेक अ गेस कि इंडिया कभी कॉन्ट्रैक्शन में रहा नहीं, क्योंकि हमारे कोई भी कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रिपोर्ट नहीं हुई है। सो नाउ यू नो व्हाट इज एक्सपेंशन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब 2 लगातार क्वार्टर्स तक आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगी या फिर आपकी रियल जीडीपी डिक्रीजिंग रहेगी। एंड सिमिलरली अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स तक आपकी रियल जीडीपी बढ़े यानी कि इंक्रीज हो, या फिर में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, जहां पे बिजनेस साइकिल का अगेन वही बात लिखा गया है कि बिजनेस साइकिल्स रिकर, इसका मतलब एक के बाद दूसरी होगी जरूर, लेकिन उनका इंटरवल क्या होगा कोई नहीं जानता, और कोई रेगुलर इंटरवल भी नहीं है कि भाई इतने साल में वापस रिपीट होगा, नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट वेयर यू वुड वांट टू इन्वेस्ट व्हेन अ रिसेशन इज इन प्लेस। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया में मंदीवाड़ा शुरू हो जाए, तो ऐसे में क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे? डेफिनेटली नॉट। यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी इन सेफर एसेट्स। सेफर एसेट्स यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इफ पॉसिबल, या फिर में बहुत ही सिक्योर्ड लेवल डेट्स। ऐसा क्यों करेंगे आप? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी देश में मंदीवाड़ा आएगा तो स्टॉक मार्केट या फिर मैं कह सकता हूँ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स विल प्लंज लाइक एनीथिंग। वहां पे बहुत बुरे बुरे लॉसेस देखने को आपको मिलेंगे। जस्ट अ रिमाइंडर, 2008 में हमारा इंडिया का निफ्टी 52% से गिर गया था। नाउ दैट इज अ लॉट टू लूज इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो ऐसे में ये बात एकदम क्लियर है, इफ योर इकोनॉमी इज मूविंग इनटू रिसेशन, तो जितने भी रिस्की एसेट्स हैं उन सब में बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगी। सो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप उस समय अपने इन्वेस्टमेंट रिस्की एसेट से ट्रांसफर करके चले जाएं किसी सेफर एसेट्स की ओर। देन पॉइंट नंबर 4 आपके बारे में बात करें, या यहाँ पे जो बात कर रहा है वो है अबाउट लेट एक्सपेंशन। लेट एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन चल रही है और काफी समय से चल रही है, यानी कि बहुत लंबी तेजी जब देखने को मिलती है, कई सालों से तेजी ही तेजी चल रही है, तो उसका इंपैक्ट वेजेस पे क्या आता है? तो सर बहुत क्लियर है, उसका इंपैक्ट वेजेस पे आएगा कि वेजेस बढ़ जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे कारण बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर बिजनेस एंटरप्राइजेस तेजी देखे फॉर अ वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, तो लेबर्स भी जा करके अपने यूनियन से ये बात रख सकते हैं या कंपनी की मैनेजमेंट के सामने जाकर के ये बात रख सकते हैं दैट नंबर 1, आपको बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो शेयर सम प्रॉफिट्स विद अस, इंक्रीज अवर वेजेस। ये नंबर 1 रिक्वायरमेंट हो सकती है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि जब बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलती है तब लगभग सभी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपने टॉप लेवल पे चल रही होती है, और उस समय लेबर का खास करके शॉर्टेज देखने को मिलता है। नाउ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इन द लेबर मार्केट, लेबर तो एक्सपेंसिव हो ही जाएगा। अगर लेबर्स है ही नहीं तो जो भी रहेंगे मार्केट में वो ज्यादा पगार डिमांड करेंगे, एंड इन शॉर्ट योर वेजेस विल इंक्रीज। यहां एक चीज जो नोटिस करने लायक है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वेजेस बढ़ती है लेकिन एक्सपेंशन की शुरुआत में नहीं, अंत में। ये बात बहुत जरूरी है समझनी। क्यों? समझिए इस बात को। सपोज कीजिए आप ट्रफ से जस्ट निकले हो और एक्सपेंशन जस्ट शुरू हुआ है। ट्रफ मतलब बहुत ही गंदे दिन आप वहां तक देखे थे और एक्सपेंशन जस्ट शुरू हुआ है, यानी कि आपकी थोड़ी बहुत सेल्स बढ़नी शुरू हुई है। पीपल आर कमिंग टू योर शॉप बाइंग गुड्स। ऐसे में क्या, थोड़ा सा ही अगर प्रॉफिट होगा तो आप अपने वेजेस या अपने लेबर्स को वेजेस बढ़ा करके दोगे क्या? नॉट रियली। एकदम इनिशियल डेज में यू आर स्टिल अनश्योर कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, तो वैसे में आप दाम बढ़ेगा तो भी वेजेस नहीं बढ़ाओगे क्योंकि आप स्केप्टिकल हो, आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं।
और उसके बाद में जब वो तेजी कंटिन्यू होते जाती है, आपको प्रॉफिट्स होते जाते हैं, तब जाकर के आपको ऐसा लगता है कि और लेबर्स को हायर करना चाहिए। एंड व्हेन यू गो टू द लेबर मार्केट टू हायर लेबर, तब लेबर शॉर्टेज की वजह से आपको ज्यादा वेजेस ऑफर करनी पड़ती है, बोथ टू न्यू लेबर्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग लेबर्स। सो वॉट एवर हैपन्स विथ वेजेस, वो बढ़ती है या घटती है, जो भी होगा वो थोड़ा सा डिलेड रिएक्शन आता है। यानी कि तेजी के आते ही वेजेस नहीं बढ़ती, तेजी थोड़े दिन चलती है। जब आप लेट एक्सपेंशन में चले जाते हो तब, या फिर मैं कह सकता हूं बूम के टाइम पे वेजेस बढ़ती है। इस बात का आपको ध्यान देना है। दिस वाज पॉइंट नंबर 4, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट है इन्वेस्टर्स के ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म से रिलेटेड बातें। बहुत सिंपल है सर, अगर इन्वेस्टर्स आपके बिजनेसेस या फिर आप इंडिया को एज अ होल लेकर के काफी ऑप्टिमिस्टिक है, तो उनके ऑप्टिमिज्म के कारण ही एक्सपेंशन आ जाएगा। दे विल कम, दे विल इन्वेस्ट, एंड उस इन्वेस्टमेंट का पैसा सर्कुलेट होकर के जब इकोनॉमी में जाएगा तो डिमांड्स बढ़ जाएंगी। डेफिनेटली ऐसा होगा। So if investors are extremely optimistic about India, India will witness an expansion. वहीं पे अगर इन्वेस्टर्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव नहीं करते और पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, तो वैसे में आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है। आई नो दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लिंक, किस तरह सेंटिमेंट्स को और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हम लिंक कर सकते हैं, बट समटाइम्स इट हैज बीन सीन कि ऐसा ये वर्क होता है। एंड इसलिए 5th पॉइंट में क्लियरली मेंशन्ड है दैट इफ इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक यू माइट विटनेस एन एक्सपेंशन, एंड इफ दे आर पेसिमिस्टिक यू माइट बी एट द बॉटम ऑफ अ बिजनेस साइकिल और यू माइट बी इनटू द रिसेशन। सो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले पॉइंट में हमने बात पढ़ी थी कि एक्सपेंशन और रिसेशन किसे कहते हैं। एक्सपेंशन हम कहते हैं जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक आपकी रियल जीडीपी बढ़े या फिर में आपकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहे। वहीं पे अगर हम रिसेशन की बात करें तो यहां पे 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक आपकी रियल जीडीपी गिर रही है या फिर में आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव है। सेकेंड पॉइंट में हमने बात की कि एक बिजनेस साइकिल खत्म तो दूसरी जरूर शुरू होगी, पर उनके बीच का जो इंटरवल्स है वो कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट था अबाउट रिसेशन, जहां पे ये बात लिखी थी कि अगर रिसेशन चल रहा है आपके कंट्री में तो यू विल ट्राई टू पुट योर एसेट्स इनटू सेफर सिक्योरिटीज, और यू विल ट्राई टू पुट योर मनी इनटू सेफर सिक्योरिटीज। आप स्टॉक मार्केट में पैसे उस समय शायद ही लगाओगे। चौथा पॉइंट इज अबाउट बूम, जहां पे ये बात लिखी है कि बूम यानी कि लेट एक्सपेंशन के टाइम पे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर वेजेस विल इंक्रीज। एंड 5th पॉइंट इज अबाउट optimism of the investors. If they are optimistic there would be an expansion that follows up, and if they are pessimistic there will be a pessimism or there would be a contraction that would happen. आइए नेक्स्ट पेज में आइए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम एक टेबल दिखा रखे हैं आपको। इस टेबल में हम लोग जो जो चीजों को मेंशन कर रहे हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 फेजेस का मेंशन किया हुआ है। एक है अर्ली एक्सपेंशन, एक है लेट एक्सपेंशन, एक है पीक और एक है कॉन्ट्रैक्शन। आप अर्ली एक्सपेंशन को ट्रफ भी मान सकते हो, मना ही नहीं है। तो सर कौन सी जगह क्या हो रहा है एक बार ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत छोटा छोटा लिखा है तो थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे ये लिखा है दैट जीडीपी यहाँ पे जो है वो स्टेबल टू ग्रोइंग की सिचुएशन में रहेगा। यानी कि आप जब ट्रफ पे हो तब आपने बहुत ही बुरे दिन देखे होंगे, आप जस्ट एक कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आए हो, तो जीडीपी डेफिनेटली गिर रही थी, पर अब यहां जाकर के आपकी जीडीपी थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, और स्टेबल होकर के हो सकता है यू माइट ऑल्सो विटनेस एन इंक्रीज इन योर जीडीपी लेवल्स। सो दैट्स रिकवरी और दैट्स ट्रफ और दैट्स अर्ली एक्सपेंशन फॉर यू। लेट एक्सपेंशन में अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी विल बी ग्रोइंग, ये एक्सपेंशन का टाइम है और तेजी चल रही है देश में, तो जीडीपी का लेवल बढ़ेगा। पीक पे भी आपकी जीडीपी बढ़ रही होगी, लेकिन जो बढ़त की रेट होगी वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। यानी कि आई कैन से दैट यू विल विटनेस अ डिसेलरेटिंग रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब ग्रोथ हो रही है लेकिन ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे होते जा रही है, ग्रोथ की जो रफ्तार है वो तेज नहीं है, अब धीरे धीरे कम हो रही है। एंड फाइनली ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे आप सबको पता है कॉन्ट्रैक्शन में जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वो होती है नेगेटिव। इस बात का आपको ध्यान देना और ये क्लियरली लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। बिफोर आई डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, देयर इज वन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर दैट एम्प्लॉयमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस थोड़े से डिलेड आते हैं।
डिलेड क्यों है हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जब भी तेजी आती है तो शुरुआती दिनों में बिजनेसेस किसी को हायर नहीं करते। दे ट्राई कि जितने एग्जिस्टिंग हमारे स्टाफ हैं उसी से काम चले, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे हैं इससे पहले, तो दे आर अनश्योर कि आगे कितनी तेजी आएगी, तो वो एग्जिस्टिंग स्टाफ से काम चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि तेजी आ चुकी है, थोड़ी तेजी आ चुकी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती कब है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तब होती है जब तेजी काफी अच्छी आ चुकी है ऑलरेडी, वी आर एक्चुअली इनटू अवर लेट एक्सपेंशन। उस समय आपके एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े सुधरते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है देश में। फिर आता है अपना पीक। पीक के मौके पे मैं कह सकता हूं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लगभग हाईएस्ट लेवल्स पे रहता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन अर्ली डेज में होता है, यानी कि मंदीवाड़ा जस्ट आने वाला होता है, उस समय भी एम्प्लॉयमेंट काफी हाई होती है, क्योंकि अगेन बिजनेस यहां पे भी डिलेड रिएक्शंस देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मंदीवाड़ा आने से पहले या मंदीवाड़ा जोर पकड़ने से पहले लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो गई। बिजनेसेस ट्राई करते हैं कि जिनको उन्होंने नौकरियों पे रखा है उनकी नौकरियां प्रोटेक्ट करके रखें, उनको मौका दे थोड़े दिन और काम करने का। पर जब वो मंदी हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है तब लोगों की नौकरियां जानी शुरू होती हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होनी शुरू होती हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, बट नॉट इन द अर्ली फेज, इनफैक्ट इन द लेटर फेज। वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट घटती है इन एक्सपेंशन, बट नॉट इन द अर्ली स्टेज बट इन द लेटर स्टेज। दैट मीन्स नटशेल में अगर आपको एक बात बताऊं तो ये बात होगी कि एम्प्लॉयमेंट में जो कुछ भी होगा भैया वो होगा थोड़ा सा डिलेड। मतलब तेजी आते ही एम्प्लॉयमेंट बढ़नी जाएगी और मंदी आते ही एम्प्लॉयमेंट घटनी जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट में अर्ली एक्सपेंशन के बारे में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखा है कि यहां पे ले ऑफ स्लो हो जाता है। अब ले ऑफ स्लो हो जाता है इसका मतलब क्यों है? क्योंकि हम ट्रफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर मैं रिकवरी फेज की बात कर रहे हैं। यानी कि आप बहुत बुरे दिन ऑलरेडी देख के आए हो, उन बुरे दिनों में लोगों की नौकरियां जा रही थी, बट सिंस अब आप बॉटम आउट हो गए हो, इसका मतलब आपकी जितनी मंदी देखनी थी आपने देख ली। तो इस मंदी के बाद में अब यहां पे आपका ले ऑफ का जो प्रोसीडियर है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, लेकिन फ्रेश हायरिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही। इसका मतलब अगर मैं कहूं तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी काफी ज्यादा हाई है, या बोल सकता हूं हाईएस्ट है। इन शॉर्ट यहां पे ले डाउन्स कम हुए जरूर हैं, लेकिन आपकी हायरिंग ज्यादा नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट इज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई। देन आता है लेट एक्सपेंशन, यानी कि तेजी और अच्छी खासी तेजी। यहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, रिजल्टिंगली अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी गिरता है। एंड देन वी हैव पीक, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली अभी भी गिर रहा है, बिकॉज अभी भी हम थोड़ा थोड़ा करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लेबर्स को। हाँ मैं कह सकता हूं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कुछ कम जरूर हुई है, बट स्टिल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूज, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग। एंड देन फाइनली वी हैव कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि रिसेशन। इस दौरान सभी बिजनेसेस को लॉस हो रहा है, और लॉस होने पे वो लोगों की नौकरियां उनसे छीन लेंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट टू राइज व्हेन वी मूव इनटू अ कॉन्ट्रैक्शन। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करें कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंडिंग की, तो ये भी बहुत सिंपल है। अगर हम अर्ली एक्सपेंशन की बात करें तो अर्ली एक्सपेंशन के टाइम पे ड्यूरेबल्स और लाइट प्रोड्यूसर इक्विपमेंट्स जो हैं इनमें एक धीरे धीरे अप टर्न देखने को मिलता है। यानी कि नेसेसिटीज तो मोटा मोटी खरीदते ही हैं लोग, लेकिन जब आप अपने रिकवरी फेज में आते हैं तब लोग धीरे धीरे ड्यूरेबल्स की ओर रुख करना शुरू करते हैं। इसके बाद में जब एक फुल फ्लेजेड एक्सपेंशन आ जाता है, लेट एक्सपेंशन में आप आ जाते हैं, तब लोग हेवी इक्विपमेंट्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तेजी पकड़ती है। पीक के दौरान आपकी कैपिटल एक्सपेंडिंग अभी भी स्पेंड हो रही है, यानी कि अभी भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत तगड़े जोर पकड़ रखी है, बिजनेसेस अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो डिमांड है या फिर जो स्पेंडिंग है या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो धीरे धीरे अब क्या होने लग गई, स्लो होने लग गई। एंड फाइनली वी हैव कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन में बात करें हम कंज्यूमर स्पेंडिंग की या फिर मैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की, तो सभी जगह नुकसान देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली यू विल सी हीट in housing sector, consumer durables and new orders of business equipments। तो इन सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि गिरावट आई है, and that will basically prove कि हाँ एक contraction आ चुका है।
एंड टॉकिंग ऑफ इन्फ्लेशन, देन इन अर्ली एक्सपेंशन यानी कि रिकवरी के फेज में आपका इन्फ्लेशन काफी मॉडरेट है यानी कि काफी कम है और इन्फ्लेशन अभी भी कम हो रहा है। लेट एक्सपेंशन में इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि तेजी जब देखते हैं लोग खर्च करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। पीक पे आपका इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा तेज है या मैं कह सकता हूं यहां पे आपका इन्फ्लेशन का लेवल हाईएस्ट है। एंड व्हेन यू आर इनटू कंट्रैक्शन तब डिमांड है ही नहीं तो इन्फ्लेशन कैसे होगा। एंड इन दैट फेज यू विल सी दैट द इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। बट येट अगेन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन में भी जो चेंजेस आएंगे वो थोड़े से डिलेड होंगे, दे विल कम विद अ लैग। इसका मतलब ये है कि एकदम से तेजी आते ही इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट वहां तो इन्फ्लेशन गिर रहा है, थोड़ी सी तेजी कंटिन्यू होगी। इन योर लेट एक्सपेंशन यू विल सी इन्फ्लेशन टू राइज। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन आते ही इन्फ्लेशन कम नहीं हो जाएगा, इन्फ्लेशन को कम होना है अगर तो मंदी को थोड़े ज्यादा दिन टिकना होगा। सो दैट्स हाउ इन्फ्लेशन ऑल्सो एक्ट एज अ लैगिंग इंडिकेटर इन दिस केस। और जो कुछ भी होगा वो बिजनेस साइकिल थोड़ा सा मूवमेंट हो जाने के बाद इनमें देखने को मिलेगा। सो इन नटशेल मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 वेजेस और नंबर 3 इन्फ्लेशन। इन तीनों में जो प्रभाव है वो थोड़ा सा डिलेड आता है। ये डिले किस लिए आता है हम आगे उन सब रीजंस को भी पढ़ेंगे। सो दैट वाज इट फॉर लर्निंग आउटकम ए। आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड इट, बहुत मजा आया आपको। एंड इसी के साथ में मैं इस सेक्शन को यहाँ खत्म करूंगा एंड हम लर्निंग आउटकम बी में आगे बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब जो भी है वो सब करिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।